जीप और सिट्रॉन की पेरेंट कंपनी स्टेलेंटिस ग्लोबल लेवल पर एक बहुत बड़ा क्राइसिस फेस कर रही है। यहाँ पर यह सवाल आता है कि क्या इसका असर इंडिया पर भी पड़ने वाला है या फिर नहीं, या फिर क्या ये दोनों के दोनों ब्रांड्स इंडिया से एग्जिट करने वाले हैं या फिर नहीं। अगर आप भी यहाँ पर सोच रहे हैं कि जीप कंपास या फिर सिट्रॉन C3 जैसे मॉडल इंडिया में क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं और अभी के टाइम पर स्टेलेंटिस की ग्लोबल हालत आखिर कैसी है, तो यहाँ पर ये वीडियो है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। और आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं स्टेलेंटिस की फाइनेंशियल क्राइसिस की असली वजह कौन सी है और जीप और सिट्रॉन इंडिया में क्यों फेल हो रही है। आखिर क्या ये ब्रांड इंडिया से एग्जिट करने वाले हैं या फिर नहीं, और इनका फ्यूचर आगे चलकर इंडिया में क्या होने वाला है, इसके बारे में हम पूरी चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। और आगे चलकर यहाँ पर एक सरप्राइज भी है वीडियो के एंड में, वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा आप। स्टेलेंटिस के यहाँ पर इंडिया के अंदर दो ब्रांड ऑपरेट किया करते हैं, यानी कि मेरा मतलब है जीप और सिट्रॉन से। और यहाँ पर इन दोनों ही ब्रांड्स की जो सेल है ना वो इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा खराब है। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्टेलेंटिस के सभी ब्रांड मात्र इंडिया में सफर कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर इनकी ब्रांड्स की जो ग्लोबल वैल्यू है ना, यानी कि ग्लोबल इनका जो परफॉर्मेंस है ना वो बहुत ही ज्यादा खराब चल रहा है। स्टेलेंटिस के वर्कर यहाँ पर स्ट्राइक पे जा रहे हैं, फिर चाहे वो इटालियन वर्कर्स या फिर अमेरिकन वर्कर। लगातार गाड़ियां यहाँ पर डीलरशिप्स की वजह से जमा होती जा रही है एक जगह, और यहाँ पर सारे के सारे डीलर्स इस कंपनी के सीईओ को इसका कसूरवार ठहरा रहे हैं, और कंपनी के सीईओ खुद अपने एरोगेंट मिस्टेक की यहाँ पर माफी मांग भी रहे हैं। अब यहाँ पर बात यह है कि जो कार अभी सफर कर रही है ना, एक टाइम पर वो कार बहुत बिका करती थी इंडिया के अंदर और ग्लोबल मार्केट में भी। उनके डीलर्स भी एक टाइम पर बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट यानी कि पैसा कमाया करते थे, लेकिन अभी के टाइम पर उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। तो यहाँ पर आज के टाइम पर स्टेलेंटिस की जो खराब हालत है इसको समझने के लिए हमें इसके इतिहास में सबसे पहले झांकना पड़ेगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है, व्हाट इज स्टेलेंटिस। स्टेलेंटिस यहाँ पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी है, जो कि 14 प्रमुख कार ब्रांड की मालिक है। यह कंपनी 2021 में PSA ग्रुप यानी कि पेग्योट, सिट्रॉन और फिएट साइलर ऑटोमोबाइल यानी कि FCA के विल मर्जर से बनी थी। स्टेलेंटिस का यहाँ पर लक्ष्य विश्व स्तर पर कार के उत्पादन को बढ़ाना था, और यहाँ तक कि वे लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में तेजी लाना चाहते थे, यानी कि उसके प्रोडक्शन में, और यहाँ पर वे लोग और नए नए बाजारों में विस्तार करना चाहते थे। अब यहाँ पर दूसरे सवाल की बात करें तो वह स्टेलेंटिस आखिर कैसे बनी, यानी कि कब बनी। स्टेलेंटिस का गठन 16 जनवरी 2021 को हुआ था, जब दो दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी यानी कि PSA ग्रुप, फ्रांस की पेग्वेट, सिट्रॉन और फिएट ऑटोमोबाइल FCA यानी कि इटली और अमेरिका की कंपनी आपस में मर्ज कर दी गई थी। अब यहाँ पर इन दोनों ब्रांड्स की बात तो मैंने कर ली, अब इसके बारे में मैं एक और बात बताता हूँ कि ये ब्रांड्स और भी बहुत सारे ब्रांड्स को लेकर अपने अंदर बैठी हुई है, और इनकी भी यहाँ पर एक बहुत अलग कहानी है। जैसे कि फिएट और क्राइसलर का जो ये रिश्ता है ना, ये 2009 से यहाँ पर चला आ रहा है। अमेरिका का क्राइसलर, फोर्ड और GM के बाद तीसरा सबसे बड़ा कांग्लोमरेट है ये, जिसमें कि जीप, डॉज और रैम जैसे ब्रांड आते हैं। लेकिन अनलाइक फोर्ड और GM, क्राइसलर की जो यहाँ पर सेल्स है ना वो हमेशा से नीचे ही रही है। मतलब कि ये कंटिन्यूअसली हो रहा है कि ये सेल्स के मामले में हमेशा नीचे ही रहती है, और लेट 2000 के फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इस कांग्लोमरेट की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि इसको यहाँ पर आके बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ गई थी, और तब इस ग्रुप को बर्बाद होने से बचाया था यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स पेंशन फंड ने, और USA और कनाडा की सरकार और फिएट ने मिलकर। इस समय फिएट ने क्राइसलर के अंदर 20% के स्टेक खरीद कर रखे थे, और धीरे धीरे आगे चलकर फिएट ने क्राइसलर को होली ओन्ड सब्सिडियरी बना दिया था, और FCA ग्रुप के पास क्राइसलर ग्रुप के बाकी सारे ब्रांड भी आ चुके थे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया है, जीप, डॉज और रैम। अब यहाँ पर आकर FCA ग्रुप थोड़ा सा स्टेबल हो गया था, और इसके सभी के सभी ब्रांड अब आगे चलकर अच्छी खासी सेल करने लगे थे। लेकिन फिर से 2010 के बीच मुसीबतों का सामना करना पड़ गया था, जिसके चलते FCA ग्रुप ने रेनॉल्ट ग्रुप के साथ मर्ज होने की मशक्कत की, लेकिन फ्रेंच सरकार ने उन्हें यहाँ पर लात मार के भगा दिया। फिर यहाँ पर इस फेल्ड मर्जर के चलते FCA और PSA ने 2019 के दिसंबर में 50-50% के स्टेक के साथ मर्जर का ऑप्शन रखा सामने एक दूसरे के, और FCA और PSA के इसी दोनों ग्रुप के मर्जर को बुलाया गया स्टेलेंटिस, जिसमें PSA और FCA को मिलाकर कुल मिलाकर 14 ब्रांड शामिल हैं, जिसमें के सभी या तो अमेरिकन या फिर यूरोपियन ब्रांड्स हैं। अब यहाँ पर इन सारे के सारे ब्रांड्स को अगर आप देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये सारे के सारे ब्रांड्स आखिर अच्छा क्यों नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम अगर इनके सिर्फ अमेरिकन ब्रांड्स को देखें तो इनके सारे के सारे जो अमेरिकन ब्रांड्स है ना, उनके अमेरिका के बाहर जो रीच है ना वो बिल्कुल भी नॉन एग्जिस्टेंस है। लेकिन एक्सेप्ट जीप, जनरली क्राइसलर अमेरिका के बाहर किसी भी कार मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करती, वैसे ही डॉज और रैम की बाहर के मार्केट में एग्जिस्टेंस बहुत ही कम दिखाई देती है, यानी कि ना के बराबर। यहाँ पर जीप एक ऐसी ब्रांड है जो कि हमें फॉरेन मार्केट के अंदर देखने को मिल जाती है कंटिन्यूअसली, यानी कि यहाँ पर मेरा मतलब है कि ये ब्रांड सेल्स के मामले में ज्यादा अच्छा नहीं कर पाता है, चाहे किसी भी कंट्री के अंदर क्यों ना सेल कर रहे हो। इवन इनकी अगर होम मार्केट में भी प्रेजेंस देखे ना तो वहाँ पर भी ये ब्रांड प्राइमरी ब्रांड की तरह कंसिडर नहीं की जाती है, क्योंकि जापानीज, जर्मन और इवन अमेरिका के भी फोर्ड और शेवरलेट बहुत ही ज्यादा ऊपर आया करते हैं इन कंपैरिजन में अगर इनकी पॉपुलैरिटी और सेल्स की बात की जाए तो ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। फिर अगर हम यहाँ पर इनके यूरोपियन ब्रांड्स का भी हाल देखें ना तो वो भी हाल एकदम सेम टू सेम इसी के बराबर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लांसिया, DS, ओपेल, सिट्रॉन सेल्स के मामले में यूरोप में काफी नीचे आया करते हैं, और यूरोप के बाहर के मार्केट के अंदर भी इनकी प्रेजेंस अच्छी नहीं है, और फिएट की हालत तो बाहर के मार्केट में थोड़ी सी खस्ता हाल है थोड़ी अगर बात की जाए तो। सिर्फ यहाँ पर पियोजेट ही एक ऐसा कार ब्रांड है जो स्टेलेंटिस के अंदर अच्छी खासी सेल क्रॉस कर पा रहा है,
वरना यहाँ पर सारे के सारे ब्रांड काफी गंदा परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर इवन दो स्टेलेंटिस के सारे ब्रांड उतने ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन फिर भी उनको बहुत ही ज्यादा पॉपुलर बनाया जा सकता था, जैसे कि यहाँ पर वॉक्सवैगन ग्रुप ने करा है। आज यहाँ पर VW ग्रुप के अंदर आने वाले सारे के सारे ब्रांड्स पूरे दुनिया भर में बहुत ही ज्यादा नाम कमा रहे हैं, जैसे कि वो ब्रांड्स हो चाहे ऑडी, ओडा या फिर सुपर कार ब्रांड जैसे कि लैम्बोर्गिनी और बुगाडी, या तो VW ग्रुप ने नाम कमाया है या फिर सेल्स। तो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के अंदर अपनी बहुत बड़ी प्रेजेंस बनाई है इन्होंने, लेकिन यहाँ पर स्टेलेंटिस ग्रुप ये टर्न अराउंड बिल्कुल भी नहीं कर पाई और इसका जिम्मेदार अक्सर कर इस कंपनी के टॉप मैनेजमेंट को ठहराया जाता है। डीलर से लेके कस्टमर इवन गवर्नमेंट ऑफिसर्स तक ये मानते हैं कि स्टेलेंटिस के बर्बादी का सबसे बड़ा कारण इसके टॉप एग्जीक्यूटिव है और खास करके स्टेलेंटिस के CEO जिनका नाम है कार्लोस तवारेस। इनफैक्ट स्टेलेंटिस के सारे डीलर्स ने एक साथ मिलकर इनके CEO को एक लेटर तक लिखा था, जिसमें जॉब कट्स और सेल डिक्लाइन का मेन कारण उन्हें ठहराया जा रहा था। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लोग ही इनके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो। इनफैक्ट यहाँ पर CEO ने खुद अपनी गलतियों को तक मान लिया था और एक समय पर आकर उन्होंने ये भी बोला था कि उन्हीं की गलती की वजह से ये सारी की सारी चीजें हो रही है, यानी कि कंपनी का डाउनफॉल हो रहा है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि उन्होंने यहाँ पर गलती की क्या आखिर। अब यहाँ पर बात करते हैं कार्लोस टेवारेस की 5 गलतियों के बारे में जिनसे स्टेलेंटिस ग्रुप को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। सबसे बड़ी गलती यहाँ पर स्टेलेंटिस की ये आती है कि उन्होंने EVs में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई शुरू से। जब यहाँ पर टेस्ला, Hyundai, BYD, किया और वॉक्सवैगन जैसी कंपनी तेजी से EV में इन्वेस्ट कर रही थी, स्टेलेंटिस अभी भी पेट्रोल डीजल कारों पर फोकस कर रहा था। 2022-23 तक स्टेलेंटिस के पास कोई स्ट्रॉन्ग EV लाइनअप नहीं थी। फिएट, जीप, डॉज और सिट्रॉन जैसी कंपनियों के EVs बहुत देर से आए और मार्केट में कंपटीशन से पीछे रह गए। टेस्ला और चीन की EV कंपनियों ने जैसे कि BYD, NIO ने स्टेलेंटिस के पारंपरिक पेट्रोल डीजल वाहनों को आउटडेटेड बना दिया था और आज के टाइम पर स्टेलेंटिस का EV मार्केट शेयर महज 5 से 6% का रह गया, जबकि टेस्ला और BYD 20 से 25% मार्केट कैप्चर कर चुकी है। दूसरा कारण यहाँ पर आता है जीप और सिट्रॉन जैसी कंपनियों का गलत प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। जीप और सिट्रॉन जैसी स्टेलेंटिस कंपनियों ने भारत और अन्य देशों में बहुत ही महंगे मॉडल लॉन्च किए, जिससे इनकी बिक्री गिर गई। जीप कंपास 22 से 35 लाख के बीच जा रही थी, जबकि भारतीय ग्राहक इस रेंज में फॉर्च्यूनर या फिर स्कॉर्पियो एन को प्राथमिकता देते हैं। सिट्रॉन C3 और C5 एयर क्रॉस जैसी कारें बजट सेगमेंट में आती है, लेकिन उसमें फीचर की भारी कमी होती है, जिससे ग्राहक Hyundai, टाटा और किया के कारों को खरीदते हैं। स्टेलेंटिस ने यहाँ पर ना तो बजट फ्रेंडली SUVs पर फोकस किया और ना ही फीचर लोडेड कारों पर। यहाँ पर उनकी तीसरी सबसे बड़ी गलती आती है ये कि स्टेलेंटिस की कॉस्ट कटिंग पॉलिसी और फैक्ट्री बंद करना। स्टेलेंटिस ने 2022-23 के सत्र में यूरोप, अमेरिका और एशिया में कई प्लांट्स को बंद कर दिया, जिससे प्रोडक्शन कम हो गई और मार्केट शेयर गिर गया। कर्मचारियों की ले ऑफ की वजह से कई अनुभवी लोग स्टेलेंटिस छोड़ के दूसरी कंपनियों में चले गए। स्टेलेंटिस की सप्लाई चेन मैनेजमेंट खराब हो गई, जिससे कारों की डिलीवरी में देर होने लगी। और वहीं जहां पर टेस्ला, BYD और Hyundai अपने R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट कर रहे थे, तो वहीं स्टेलेंटिस ने कॉस्ट कटिंग के नाम पर R&D के बजट में तक कटौती कर दी, जो कि इनके डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारण बना। यहाँ पे चौथा रीजन आता है स्टेलेंटिस के ब्रांड में तालमेल की कमी। कई ब्रांड आपस में ही कंपटीशन कर रहे हैं, जिससे स्टेलेंटिस का मार्केट शेयर बढ़ गया है। फिएट, बिगवेट और सिट्रॉन एक ही सेगमेंट की कारें बना रहे हैं, जिससे ग्राहक कंफ्यूज हो रहे हैं और मार्केटिंग कमजोर पड़ रही है इनकी। और यहाँ पर एक और बात थी कि जीप और डॉज SUVs को बेहतर बना सकते थे, लेकिन स्टेलेंटिस ने इनमें कोई बड़ा इनोवेशन नहीं किया। यहाँ पर फोर्ड, Hyundai और किया जैसी कंपनियों ने अपने ब्रांड्स को क्लियर डिफाइन किया, लेकिन स्टेलेंटिस के पास कोई मजबूत रणनीति ही नहीं थी। और यहाँ पर पांचवा और सबसे बड़ा रीजन आता है चीन और भारत जैसे बाजारों को गलत समझना। स्टेलेंटिस यहाँ पर चीन के EV बाजार में कदम रखने में बहुत देर कर चुका था। BYD, NIO और XPeng जैसी कंपनियों ने स्टेलेंटिस को बाहर कर दिया, क्योंकि स्टेलेंटिस की कारें आउटडेटेड थी उस समय पर। आज के टाइम पर भी देखा जाए तो सेम टू सेम हाल है। स्टेलेंटिस भारत में अपनी सर्विसेज और डिलीवरी और डीलर नेटवर्क सुधारने में फेल हो गया, जिससे जीप और सिट्रॉन की बिक्री कम हो गई। टाटा, महिंद्रा और मारुति और Hyundai जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने स्टेलेंटिस से बहुत अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया, क्योंकि ये सारी की सारी कंपनियां भारतीय ग्राहकों की जरूरतों को समझती थी अच्छी तरीके से। और अगर अब यहाँ पर मैं ओवरऑल बात करूँ तो इसके डाउनफॉल के पीछे 3 मेजर रीजन मुझे नजर आते हैं, जिसमें उनको काम करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर पहला रीजन आता है पुअर हायर मैनेजमेंट, जिसमें उनको काम करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। दूसरा नंबर पर आता है पुअर प्रोडक्ट प्राइसिंग, जो कि इनके प्राइस के ऊपर हर लोग हमेशा बात करते रहते हैं कि इनकी प्राइसिंग बहुत ही ज्यादा ओवर है। तीसरा रीजन है प्रोडक्ट प्लेसमेंट स्टेलेंटिस का। अब यहाँ पे एंड ऑफ द डे बात ये आती है कि अगर स्टेलेंटिस को बचाना है तो कार्लोस टेवारेस को अपनी रणनीति को बदलनी होगी। और आखिर में यहाँ पर जो मैंने सरप्राइज की बात की थी वो एक सवाल है कि क्या स्टेलेंटिस इन गलतियों को सुधार पाएगा या फिर नहीं, या फिर ये कंपनी और भी ज्यादा डाउनफॉल का शिकार हो जाएगी। आप नीचे कमेंट करके अपनी राय यानी कि अपनी आंसर जरूर दीजिएगा। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना ना भूले प्लीज, और उस बेल आइकन को दबा दीजिएगा।